निमरा। साल था 2004 या 5, शहर कराची। इस कहानी के वैसे तो 4 मेन किरदार हैं, जिसमें निमरा की छोटी बहन जिसका नाम है कंवल, इसके अलावा खालिद कराची का एक लड़का है, और आमिर जो अमेरिका में मुकीम एक फैमिली का चश्मो चिराग है। कराची का इलाका है फेडरल बी एरिया, जिसका है ब्लॉक 1। यहाँ घरों में एक फैमिली रहा करती थी जिनकी 2 बेटियाँ, बड़ी बेटी का नाम निमरा, छोटी बेटी का नाम कंवल, इसके अलावा इनके माँ बाप। छोटी सी ये फैमिली थी, पढ़ी लिखी फैमिली। डेलमोन बेकरी एक बड़ी मशहूर हुआ करती थी शरीफाबाद में, उस गली में ये लोग रहा करते थे। निमरा गालबन 19.5-20 साल की होगी, और छोटी बहन कंवल की उम्र थी गालबन उस वक्त 18 या 17 साल। ज़ाहिर बात है बेटियाँ बड़ी हो रही हैं, रिश्ते आना एक आम सी बात है, पढ़ी लिखी फैमिली थी, हर तरह के रिश्ते आते हैं। ज़ाहिर बात है फिर माँ बाप का फ़ैसला है कि बच्चों के लिए वो क्या बेहतर मुस्तकबिल सोचते हैं। इस इवेंट से जुड़ा एक और इवेंट है जो 2-3 साल पहले हुआ ये था कि निमरा और कंवल की जो नानी है वो अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से मिलने यूके गई थी। यूके में उनके कुछ दूर पर एक रिश्तेदार रहा करते थे, उनमें से एक से बड़ी कुर्बत थी, तो उन्होंने उनकी नानी को यूके बुलाया। वहाँ पर निमरा या कंवल की पिक्चर उन्होंने उस फैमिली से शेयर की। ये फैमिली थी आमिर की। आमिर एक पढ़ा लिखा नौजवान, वहाँ पर अच्छी स्टडीज़ कर रहा था, और ये लोग सालों पहले यूके शिफ्ट हो गए थे, वहीं की नेशनैलिटी वगैरह सब कुछ। तो आपको पता है बड़ी बूढ़ियाँ तो बहुत एक्टिव होती हैं इन चीज़ों में, ख़ासतौर पर अपने नवासियों पोते पोतियों के लिए तो बहुत वो ऐसी चीज़ें करती थी। अब तो खैर चीज़ें कम हो गई हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं। ये वो दौर था कि समझ लें आखिरी दौर के वो दादा दादी नाना नानी ने रिश्ते तय किए। नानी एक तरीके से बीज बोकर वहाँ से आई थी। मोहब्बत के बीज होते हैं, इसमें कोई उनकी नीयत पे शक नहीं कर सकता, यही तरीक़ाकार हुआ करते थे। और फिर 2004-5 में आमिर की फैमिली से रिश्ता आता है निमरा के घर में। ये याद रखिएगा कि निमरा बड़ी बहन है और कंवल छोटी बहन है। रिश्ता असल में आया था कंवल के लिए, लेकिन निमरा की वालदा ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मेरी बड़ी बेटी बैठी रहे और मैं छोटी की कर दूं। या आपको पता ये सोच शुरू से है, और अब इसमें यूं कमी आ गई है कि जो जनरेशन जो नई है वो अपने फ़ैसले खुद ही कर रही है। लेकिन अभी भी अगर फैमिलीज़ के ज़रिए फ़ैसले होते हैं तो ये तरजीह दी जाती है, यानी कि बड़े को फ़ौक़ियत दी जाती है कि इसकी शादी पहले हो। उस वक्त तो खामोशी हो गई, लेकिन क्योंकि निमरा भी कोई कम सूरत नहीं थी, उसी फैमिली की पली बढ़ी थी, तरबियत अच्छी थी, तो आमिर के माँ बाप ने फ़ैसला किया कि सही है, अगर कंवल से नहीं तो आप निमरा से कर दीजिए। बहरहाल जी निमरा का रिश्ता तय हुआ, निकाह हुआ, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुए, और उसके बाद निमरा अमेरिका रवाना हो गए। अमेरिका में ह्यूस्टन में ये लोग रहा करते थे। शादी होते होते गालबन 2006 या 7 आ चुका था। उस ज़माने में ऑर्किड अगर आपको याद हो, बाकी चीज़ें तो इतनी एक्टिव नहीं थी, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, फलाना कॉल, ये कॉल, स्काइप भी गालबन बाद में आया। ऑर्किड वगैरह बड़ा मशहूर हुआ करता था और काफ़ी लोग उस पर एक्टिव होते थे। थोड़ी बहुत एक्टिविटी माँ बाप को कंवल बता दिया करती थी निमरा के बारे में, लेकिन निमरा की तरफ से ज़्यादा कुछ बातचीत होती नहीं थी। शादी को भी 6 महीने ही हुए थे कि निमरा के वालिदैन को फ़ोन आता है अमेरिका से कि आपकी बेटी पाकिस्तान आ रही है, तो आप उसको एयरपोर्ट से रिसीव कर लें, ऐसे ऐसे उसके टिकट्स हैं और ऐसे ऐसे फ़्लाइट का नंबर है और ये टाइमिंग है। निमरा के वालिदैन यूँ परेशान होते हैं कि निमरा से इस बारे में उनकी कोई बात हुई ही नहीं थी, और क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने थे, फिर आपको बताया और नेशनैलिटी के मामला होते हैं तो बहुत अरसे तक तो आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते। बहरहाल उस टाइम पे एयरपोर्ट पहुंचते हैं और अपनी बेटी को रिसीव करके आ जाते हैं। यहाँ पर अब उन खातून का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है जिनके ज़रिए मुझ तक ये कहानी पहुँची। खातून है निमरा की छोटी बहन कंवल कह रही थी मेरे दिमाग में चीज़ें चलना शुरू हो गई कि पॉसिबली हुआ क्या होगा, क्योंकि मैं छोटी बहन हूँ, बहुत सी चीज़ों की राजदार हूँ। कुछ दिनों तक तो निमरा अपने घर पे रही, अपने माँ बाप से किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया, माँ बाप ने भी उसका ख्याल रखने के अलावा कोई और बात नहीं की। हाँ, ख़ानदान में सवालात उठना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो भी एक्सटेंडेड फैमिली थी, मतलब आमिर की जो फैमिली थी वो भी एक्सटेंडेड फैमिली थी, तो वहाँ से भी बातें आती हैं कि जी यहाँ पर आई है। लोगों के पेट में दर्द होता है कि जी हुआ क्या। बहुत जानने की कोशिश की जाती है, लेकिन दोनों ख़ानदानों की तरफ से कोई बात सामने नहीं आती। कुछ अरसे बाद निमरा अपनी वालदा को कुछ चीज़ें बताती है। वो कहती है कि जी ये जो आमिर था ये एक था, इम्पोर्टेंट था, मर्द था। शुरुआती दिनों में इसने मेरे कोई हुकूक पूरे नहीं किए। फिर होता ये था कि मैंने इससे बात की, कभी प्यार मोहब्बत में, अगर ये तो मेरा हाथ नहीं पकड़ता, अगर मैंने हाथ पकड़ लिया तो एक दफ़ा ऐसा हुआ इसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और ये घबरा के वॉशरूम चला गया और थोड़ी देर तक निकला ही नहीं। निमरा की वालदा तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गई। कंवल बताती है कि मेरी वालदा ने अपनी बेटी पर यकीन नहीं किया। निमरा की वालदा एक पढ़ी लिखी खातून थी, उन्होंने बोला कि मैं तिब्बी मुआयना करवाऊंगी वरना मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करती।
उसका तिब्बी मुआयना करवाया गया और ये बात साबित हुई कि इसका कोई इज़्दिवाजी ताल्लुक़ अपने शौहर से पिछले चंद महीनों में नहीं बना है। अब निम्रा की बात पर एतमाद करने के अलावा निम्रा की वालिदैन के पास कोई चॉइस नहीं थी। यहाँ से खुला का केस फाइल किया गया और खुला ले ली गई। कोई बातचीत नहीं की गई, कोई किसी से मशावरत नहीं की गई। बहुत से ख़ानदान के बुज़ुर्ग ऐसे थे जो इस मामले में बीच में पढ़ना चाहते थे, बावजूद उसके कि ये एक अजीब बदनामी का टैग, एक धब्बा जोड़ दिया गया था आमिर और आमिर की फ़ैमिली से कि जी उनका बेटा मर्द है। ये चीज़ें जोड़ दी गई उस शख्स के साथ और उसके बारे में जो वाक़यात निम्रा ने बताए थे वाकई में तकलीफ़ देते किसी भी औरत के लिए। और जब भी कहते हैं कि बहुत सी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही अपने बच्चे बच्चियों का फ़ैसला करें, लेकिन वो दौर ऐसा था, फिर इतना डिस्टेंस रिलेशन था कि बहुत सी चीज़ें उनका तासुर लड़के के बारे में नहीं मिल सका और रिश्ता कर दिया गया था। बहरहाल खुला यहाँ से फ़ाइल हुई, खुला ले ली गई। अब आमिर और आमिर की फ़ैमिली जो इन पाकिस्तान में अक्सर आया करती थी, हर साल एटलीस्ट गर्मियों के दिनों में आया करती थी, उसने वो आना छोड़ दिया। उनके ऊपर एक दाग ये लग चुका था कि हमारा बेटा ऐसा है। वो लोग बिल्कुल खामोश थे, उनकी तरफ से कोई बात नहीं की गई, कोई मज़ाहमत नहीं की गई कि जी हम डिवोर्स प्रोसेस में, खुला के प्रोसेस में कोई अड़चन डाल रहे हैं। बाकी चीज़ें, हर चीज़ उन्होंने हुकूक लड़की के पूरे किए, जो जो चीज़ें वापस करनी होती हैं वो उस तरीके से वापस की। कमल कहती है मैं खामोश थी, मैंने कभी भी इस बारे में अपने घर में, हमारे ना हमें इजाज़त थी, ना हम के लोगों के बड़ों के फ़ैसलों में बोलते थे, ना हमें मदाखलत करने की कोई ऐसी ख़ास इजाज़त हुआ करती थी। इनकी जो वालदा थी पूरे ख़ानदान में बहुत ही स्ट्रिक्ट खातून मशहूर थी। कमल कहती है निम्रा ने जब अम्मी से बात की है तो भी बहुत डरते डरते की थी और यही वजह थी कि मेरी माँ इतनी स्ट्रिक्ट थी, उन्होंने अपनी बच्ची पर यकीन नहीं किया, उन्होंने एक न्यूट्रल फ़ैसला किया मेडिकल एग्जामिनेशन की बुनियाद पर। बहरहाल कुछ दिनों बाद एक नए करैक्टर की एंट्री होती है और ये करैक्टर है जनाब खालिद। निम्रा और कमल जिस मोहल्ले में पैदा हुए थे वो मलीर का एक इलाका था और ये ग़ालिबन अर्ली 90s या लेट 80s की बात होगी। खालिद असल में उनके मालिक मकान का बेटा था और ये लोग शायद लेट 90s में इधर शरीफाबाद फेडरल एरिया ब्लॉक 1 में शिफ्ट हुए थे। तो खालिद का रिश्ता आता है। खालिद तक ये बात कैसे पहुंची, किस तरह पहुंची, कमल ने बहुत सी चीज़ें बताई, ये आगे जाके आपको वाज़ेह होगा। खालिद का रिश्ता पहले भी आया था उस दौर में कि जब आमिर से अमेरिका में शादी हो रही थी। उस वक्त मेरी बहन ने वालदा से जिक्र किया था, लेकिन मेरी वालदा ने दो वजूहात की बिना पर इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। एक तो ये कि खालिद की फ़ैमिली पंजाबी स्पीकिंग थी और हम लोग उर्दू स्पीकिंग थे। आपको पता है लेट 90s लेट 80s और अर्ली 2000 का दौर बड़ा ज़हर आलूद था इस मामले में। लिंग्विस्टिक बुनियादों पे ना रिश्ते कम ही होते थे। तो एक तो मेरी अम्मी ने यह मना कर दिया कि देखो मैं ऐसा नहीं सोचती, लेकिन सोसाइटी जिस पैटर्न पे सोचती है तो तुम परेशान रहोगी, तो हम तुम्हारा रिश्ता वहाँ नहीं कर सकते। और फिर दूसरी चीज़ ये कि अच्छी शायद घर के लालच में मालिक मकान का बेटा जी फंसा लिया। लेकिन अब तो हालात मुख्तलिफ थे। अब बेटी पर एक सोशल स्टिग्मा तलाक का लग चुका था जो हमारी सोसाइटी के प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से एक धब्बा था। कमल कहती है मेरी वालदा निम्रा के लिए खालिद के रिश्ते को कबूल कर लेती हैं और फिर चंद ही महीनों में शादी की तारीख़ तय होती है और निम्रा खुशी खुशी शादी करके खालिद के घर चली जाती है। कमल कहती है मैं अपनी बहन से हर चीज़ शेयर करती थी, हमारा कमरा भी एक था। मैं जानती थी कि अर्ली टीनेज से इन लोगों की पसंदीदगी का इज़हार हो चुका था और ये लोग एक दूसरे को पसंद करते थे। वालिदैन तक ये बात नहीं पहुंची थी, लेकिन कमल ये चीज़ जानती थी। और ऐसे रिश्ते को इज़्दिवाजी हैसियत मिल जाए तो भी ये तो बड़ा कामयाब रिश्ता होना चाहिए, यानी एक तरह की लव मैरिज थी। यानी निम्रा शुरू से स्कूल के टाइम से ना उसकी एक आदत थी, वो घर में आके कोई चीज़ बताती नहीं थी, खुद डील करती थी और उसने बहुत अरसे तक बहुत सी चीज़ें नहीं बताई। एक दिन घर आई तो उसकी हालत थोड़ी अजीब थी, 2-3 दिन रही और उसके बाद खालिद आया तो माँ बाप के सामने ही निम्रा ने बताया कि हमारा बहुत झगड़ा हुआ। निम्रा की वालदा ने खालिद और अपनी बेटी निम्रा को समझाया, देखो जो भी मामला है अपने साथ अपने घर में जाके हल करो, इस तरीके से लड़ने झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस दिन निम्रा ने बताया कि कैसे हल करें, इसने तो मुझ पर हाथ उठाया और ये शक करता है और ये मैं थोड़ा सा भी कहीं नीचे चली गई या किसी से बात कर रही हूँ या मोहल्ले में किसी को दावत दे दी तो इसको शक व शुबात, इसके सवालात ही ख़त्म नहीं होते, तो हम कैसे बात करेंगे। तो निम्रा की वालदा तब भी इस मामले की नज़ाकत को नहीं समझ सकी, लेकिन उनको हाथ उठाने वाली बात बड़ी अजीब लगी। उन्होंने खालिद को बोला कि देखो ये पहली और आखिरी गलती है, अगर तो तुमने हाथ उठाया है, मैं अपनी बेटी पे यकीन नहीं करती, मैं तुम्हें अपना बेटा मानती हूँ, अगर तो तुमने हाथ उठाया है तो समझ लो ये मैं भूल गई, मैंने माफ़ कर दिया तुम्हें, लेकिन अगर अब किया तो बेटा ये तुम्हारी बीवी है, ये इज़्ज़त बाकी चीज़ें अपनी जगह, तुम इसके मुहाफ़िज़ हो,
अगर मुहाफ़िज़ ही नुकसान पहुंचाएगा तो फिर इंसान ऐसे मुहाफ़िज़ को फिर शौहर का टैग दे लें या बाप का टैग दे लें, बेकार है। तो हाथ आइंदा नहीं उठाना, जो भी बात हो, जो भी आर्गूमेंट हो, मुंह से करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। हो सकता है इसी की गलती हो, लेकिन हाथ नहीं उठाना। फिर मेरा जो फ़ैसला है वो उसके हिस्से में चला जाएगा, वो इसके पलड़े को भारी करेगा। लेकिन झगड़ों का सिलसिला ख़त्म नहीं होके दिया। बात होती थी फ़ोन पर, निमरा बुझी बुझी रहती थी। कभी वालदैन चले गए तो बहुत मुख्तसर मुलाकात होती और अक्सर खालिद, जैसे ही इनके वालदैन आते थे, खालिद घर से निकल जाता था, जो बड़ा बेइज्जती वाला एटीट्यूड था। लेकिन निमरा के वालदैन यूँ बर्दाश्त करते थे कि चलो सही है, हमारी बेटी है, हो सकता है इन लोगों की आपस की चपकलिश इतनी हो गई हो कि वो चाहता नहीं हो कि हमारे सामने कोई आर्गूमेंट हो। वो के बाद बड़ी अजीब थी। एक दिन निमरा की कॉल आती है रोते हुए अपने वालदैन को, फ़ादर को कॉल करती। फ़ादर उनके ऑफ़िस में होते हैं। वो अपनी बेगम यानी कि निमरा की वालदा को कॉल करते हैं। ये दोनों पहुंचते हैं निमरा के घर और वहाँ जाके देखते हैं तो जी कमरे की हालत ही बुरी है। पता है लगा कि जी खालिद ने बहुत बुरी तरीके से इसको मारा है। निमरा कहती है मैं बाहर जा रही थी और इसने मेरी गर्दन पकड़ के दीवार पर इस तरह मारी कि मेरा सर घूमना शुरू हो गया। और उसके बाद मैं अपने डिफेंस में हाथ आगे कर रही थी तो ये समझा कि मैंने इसके ऊपर हाथ उठाया, तो उसने मुझे और मारा। अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी। निमरा के वालदैन, स्पेशली जो निमरा की वालदा थी, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने वहाँ बिठा कर खालिद से पूछा कि मैंने तुमसे जब एक बात का जिक्र किया था कि तुम्हारा जो भी आर्गूमेंट में तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुमने इस नौइयत का तशद्दुद, मैं कोई केस वेस पुलिस की कायल नहीं हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए काफ़ी हूँ, लेकिन इसने ऐसी क्या गलती कर दी थी। निमरा की वालदा से खालिद ने आर्गूमेंट शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद वो सच बोला जो निमरा की वालदा के लिए एक कहर बन के टूटा। खालिद के मुंह से ही निकल गया कि मैं ऐसी लड़की पे क्या एतमाद करूं, क्योंकि एतमाद का ही प्रॉब्लम था ना, वो शक करता था। कह रहा है मैं ऐसी लड़की पे क्या एतमाद करूं जिसने 6 महीने तक अपने पहले शौहर को बेवकूफ़ बनाया, जिसने आप सबको बेवकूफ़ बनाकर मुझसे शादी की। ये झूठ बोलती थी कि वो इम्पोर्टेंट है, ये झूठ बोलती थी कि आमिर नाद है, वो ये झूठ बोलती थी कि आमिर गे है। मेरे कहने पे हमारी ख़तो किताबत है, हमारी बातचीत है, आप कहें तो मैं सबूत के तौर पे दे सकता हूँ कि मैंने इसको कहा था कि उसको हाथ नहीं लगाने देना और तुमने बगैर बच्चे के वापस आना है पाकिस्तान। ये तो हमारी प्लानिंग थी और इस प्लानिंग को इसने एग्जीक्यूट किया है। मैं जानता हूँ कितनी शार्प है ये मामूली लड़की नहीं। उसने हर किस्म के नेगेटिव अलकाबात ऐसी लड़की के लिए, मतलब अभी तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना कि उसने एक तरीके से खालिद के लिए कुर्बानी दी। उसने तमाम वो अलकाबात दिए कि जो एक बुरी औरत को दिए जा सकते हैं। और उसका रीज़न क्या कि इसने मेरे कहने पर अपने पहले शौहर यानी कि आमिर के ऊपर नाम धोने के बाकी चीज़ों के धब्बे लगाए और इसकी बुनियाद पर डिवोर्स ली। खालिद के अल्फाज ये थे कि वो तो बहुत अच्छा इंसान है, मैं आज सोचता हूँ कि मैंने उस अच्छे इंसान के साथ बुरा किया। कमल कहती है मेरी वालदा और वालिद जब घर आए तो ऐसे थे जैसे किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो। मेरी वालदा ने बहुत दिनों तक कुछ नहीं खाया। निमरा को साथ ले आए थे और निमरा भी खामोश, ख़ास तौर पे मेरी वालदा ना निमरा से बात करती थी। उससे उन्होंने एक तरीके से कता ताल्लुक़ कर लिया था, एक घर में ज़रूर रखा हुआ था। अब जी फास्ट फॉरवर्ड आ जाते हैं 2026 में कि इस कहानी के बाकी किरदारों का क्या हुआ। कंवल ने मुझे पिक्चर भेजी आमिर की, जो ज़माने में गालबन ऑर्कट या फेसबुक पे लगाई गई थी 2010 या 2011 में, कि जब आमिर की वहाँ पर दूसरी शादी हुई अमेरिका में। आमिर वही है जिससे पहली शादी हुई थी अमेरिका में, जिसके ऊपर होने का नाम धोने का इल्ज़ाम लगाया गया था। कंवल ने बताया कि आमिर की वहाँ पर शादी भी हुई। अल्लाह ताला ने, हम सारी बात एक फ़ैमिली है, पता लगती रहती हैं चीज़ें। अल्लाह ताला ने उसको सबसे पहले ट्विंस बेटियाँ उसके घर रहमत आई। उसकी बेगम भी असल में पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से ही शादी करके लेकर गया था। उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको एक बेटा अता किया, यानी कि 3 बच्चे हैं उसके। तो मेरी बहन का ये कह देना, वैसे तो उसके दूसरे शौहर ने जो कहा था उसके बाद कुछ बचता ही नहीं था, सच तो उसके मुंह से निकल ही गया था। फिर ये चीज़ें हम तमाम ख़ानदान वालों को, जो उसके ऊपर एक स्टिग्मा लगा दिया था, एक धब्बा लगा दिया था, तो वो स्टिग्मा तो हटा, क्योंकि उसकी फिर शादी भी हुई, अपनी मर्ज़ी से की और वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं फेसबुक पे, बाकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ के लिए। फिर जो रिश्तेदार वहाँ जाते रहते हैं यूके, तो वो तो खुश है अपनी जगह। और माशाल्लाह उसके बच्चे शायद अर्ली टीनेज में आ चुके होंगे। ज़ाहिर बात है 2011 में शादी हुई है, 12-13 में पहली उसके यहाँ ट्विंस बेटियाँ हो गई थी, तो 12-13 साल की ट्विंस बेटियाँ होंगी और फिर उसके बाद बेटा। तो वो खुश है जिस शख्स के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा दिया गया था। अब वो शख्स ये भी अमेरिका में रहते हुए ये सोचता कि जी अब मैं ख़ानदान को फेस कैसे करूँ, मुझ पे तो इल्ज़ामात लगा दिए। हो सकता है वो डिप्रेशन में चला जाता, हो सकता है वो एक बहुत नेगेटिव तबीयत का इंसान हो जाता। वो अपने आप को जानता था, ख़ुद पर कॉन्फिडेंट था, उसने किसी के दिए हुए टाइटल को अपने पर सवार नहीं किया। दूसरा, ये रिश्ता कमल के लिए आया था और कमल कहती है कि मैंने हमेशा, उसने एक मिसाल दी कि ज़िंदगी में एक चीज़ मुझे कहीं से सुनी थी मैंने, कि हमेशा ज़िंदगी में
चीज़ों को लेट गो करना चाहिए। ज़्यादा चीज़ों को खींचेंगे ना तो वो टूट जाती हैं। कह रही मेरी बहन निम्रा का प्रॉब्लम ये था कि हर चीज़ को, वो उसको कॉन्फिडेंस कहती थी, लेकिन हर चीज़ पर चढ़ कर आती थी, हर चीज़ को पर गालिब होने की कोशिश करती थी और अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला मनवा कर, चाहे किसी भी कीमत पर मनवाना पड़े, वो मनवाती थी। कमल बताती मेरा रिश्ता आया कुछ दिनों बाद, मैं मिडल ईस्ट में होती हूँ, मेरा शौहर एक बड़ी फर्म के लिए सेल्स कंसल्टेंट का काम करता है, मेरे 2 बच्चे और मैं खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अब मेरे दिमाग में सवाल ये आया, कमल भी ये सोच सकती थी मेरी रिजेक्शन हुई जी, मेरा अमेरिका से रिश्ता आया तो बड़ी बहन को दे दिया गया, हो सकता है वो भी नेगेटिव सोच की मालिक हो जाती है या उसका रवैया बदल जाता है, या कुछ और गलत फ़ैसला कर लेती है वो इस गुस्से में आके। लेकिन वही बात, उसने ढील दी चीज़ों को, फ़ैसला वक्त पर और कुदरत पर छोड़ा कि वो क्या करती है, और कभी भी अल्लाह ताला आपके साथ गलत नहीं करता। आज खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। निम्रा की वालदा का 2015 में हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया था। निम्रा के वालिद अब भी हैं। निम्रा उसी घर में रहती है जिस घर में उसके वालिदैन रहा करते थे, जिनका अपना घर था, वहाँ पर बच्चों को ट्यूशन गालबन पढ़ाती है। उसने फिर दोबारा शादी नहीं की है। शादी की जो हमारे यहाँ उम्र समझी जाती है वो भी निकल चुकी है। खालिद के बारे में कमल ने बताया कि वो कराची की एक तंजीम का हिस्सा भी था और एक ज़माने में बड़ा असर रसूख हुआ करते थे। उसको कुछ अर्सा पहले कैंसर डायग्नोज हुआ, बहुत अर्ली एज थी, और आनन फानन 2 साल में उसका इंतकाल हो गया। इस कहानी में कई सबक हैं। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में अगर ऐसा कोई वाक़या आपने देखा है या आप पर खुदा न खास्ता बीता है तो ज़रूर शेयर कीजिए कहानी का सबक क्या आपको मिला। लेकिन मैं एक चीज़ जो दुनिया से चला गया उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ निम्रा और कमल की वालदा थी। अगर वो जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं उसको सर पर सवार ना करती कि जी पंजाबी महाजिर कराची में तो मैच चलता ही नहीं है, या मुझे लोग ताने देंगे या फैमिली वाले बोलेंगे जी रिश्ता चलना ही नहीं है, अगर उससे परेशान ना होती, फिर ये सोच में नहीं जाती कि जी मेरी बेटी, हम किराएदार हैं, हमारे मकानदार है और मेरी बेटी पे इल्ज़ाम लग जाएगा जी चक्कर चलाया होगा। हालांकि प्रॉपर रिश्ता आया था ना, अब लड़कियाँ आपके घर हैं तो रिश्ता तो आएगा। तो अगर वो इन सोचों में नहीं पड़ती ना तो आज इतने घर बर्बाद नहीं होते। वो तो इस पूरी कहानी में खालिद और निम्रा के साथ ही बुरा हुआ। फरिया माशाल्लाह मिडल ईस्ट में अपने शौहर के साथ, बच्चों के साथ खुशगवार माहौल में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। आमिर भी माशाल्लाह आसूदा ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी, खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा है। नुकसान किसका हुआ? जिन लोगों ने फ़ैसलों पर हावी होने की कोशिश की। इस कहानी को सुनाते हुए अगर मेरे मुंह से कोई लफ्ज़ या जुमला ऐसा अदा हो गया हो जो नामुनासिब हो और आपकी तबीयत पे नागवार गुजरा हो तो मैं आपसे बहुत माज़रत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया।